हमारे देश में कई बार न्याय और कानून व्यवस्था ही कटघरे में खड़ी हो जाती है। जब लगता है कि बड़े ओहदे वालों, रसूखदार और पैसे वालों के लिए कानून अलग है और एक आम इंसान के लिए अलग। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बड़े आदमी ने पहले बंद कमरे में एक क्राइम किया और उसके बाद सरेआम कुछ और क्राइम्स किए, लेकिन आज वो आजाद है। इस शख्स ने जिनके साथ उन अपराधों को अंजाम दिया, उनमें से एक कई साल पहले आत्महत्या कर चुकी है, तो दूसरा आज तक मानसिक रूप से परेशान है। अगर जुर्म और अन्याय की कहानियां आपको परेशान करती हैं, तो मैं आज कहूंगी कि आप इस कहानी को आगे ना सुने, क्योंकि जो कुछ मैं आज आपको इस कहानी में सुनाऊंगी वो आपको दर्द, गुस्से और खालीपन से भर देगा। रुचिका गिरहोत्रा पढ़ाई लिखाई में एक अच्छी, प्यारी और टैलेंटेड बच्ची। परिवार में कुल 3 ही लोग थे, एक रुचिका, उसका भाई और उसके पापा। बताया जाता है कि रुचिका जब 10 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। वहीं रुचिका के पिता एस.सी. गिरहोत्रा एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये छोटा सा परिवार अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन एक रोज इस परिवार को किसी की नजर लग गई। साल 1990। रुचिका 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। इस वक्त वो करीब 14 साल की थी। तो एक रोज उसके घर उस वक्त के हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपीएस राठौड़ आए, जो उस समय हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के हेड भी थे। उन्होंने रुचिका और उसके पिता से उसे टेनिस सीखने के लिए भेजने की बात कही और कहा कि अगले दिन आकर रुचिका उन्हें उनके ऑफिस में मिले। रुचिका और उसके पिता इसे लेकर मान गए और अगले दिन रुचिका अपनी दोस्त आराधना के साथ राठौड़ के ऑफिस पहुंची। पहुंचते ही राठौड़ ने आराधना को कहा कि जाकर टेनिस कोच को बुला लाओ, बातचीत हो जाएगी। आराधना जैसे ही कमरे से बाहर निकली, राठौड़ ने रुचिका का हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी कमर छूने लगा। रुचिका ने उसे दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन राठौड़ उसे मोलेस्ट करना जारी रखा। इतने में आराधना वहां आ गई। आराधना को देखकर राठौड़ एक बार को सकपका गया और तुरंत रुचिका को उसने छोड़ दिया। अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आराधना ये सब कुछ देखकर डर गई थी। इसके बाद फिर से पूरी बेशर्मी से राठौड़ ने आराधना को कोच को लाने के लिए कहा कि इस बार कोच को अपने साथ लेकर ही आना। राठौड़ ने कहा कि रुचिका कमरे में ही रहेगी। आराधना जाकर कोच को ले आए। अब आराधना डर तो गई थी, लेकिन समझ भी गई थी कि यहाँ क्या हो रहा था, और वो गई तो क्या हो सकता है। आराधना अपनी जगह पर खड़ी रही और कहीं नहीं गई। राठौड़ को गुस्सा आया तो उसने चिल्लाकर आराधना को कमरे से जाने को कहा, लेकिन इसके बाद दोनों ही लड़कियां वहां से भाग गईं। बाहर आने पर रुचिका ने आराधना को सब कुछ बताया, लेकिन दोनों ने तय किया कि माँ बाप को इसको लेकर कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन यानी 13 अगस्त को दोनों टेनिस खेलने नहीं गईं। 14 अगस्त आया। दोनों ने अब ऐसा टाइम चुना जब राठौड़ वहां मौजूद ही ना हो, तो दोनों ने टेनिस खेला और वहां से जाने लगी। रुचिका और आराधना वहां से जा ही रही थी कि तभी वहां पर काम करने वाला एक शख्स उन दोनों के पास आया और उनसे कहा कि उन दोनों को राठौड़ अपने ऑफिस में बुला रहा है। दोनों समझ चुकी थीं कि ये लगातार हो सकता है, तो उन्होंने अपने माँ बाप को जाकर सब कुछ बता दिया। बात आसपास फैली तो जितनी लड़कियां वहां खेलने आया करती थीं, सबके माँ बाप इकट्ठा हुए और बात होने लगी कि इस बात को आगे पहुंचाना चाहिए। इसके बाद आराधना के पिता आनंद प्रकाश ने तय किया कि इस बात को प्रशासन तक ले जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई तो वो जे.के. दुग्गल के पास गए, जो उस समय हरियाणा के होम सेक्रेटरी थे। दुग्गल 17 अगस्त को इस पूरे मामले को लेकर होम मिनिस्टर और हरियाणा के डीजीपी से मिले। बात राठौड़ के कानों तक पहुंच चुकी थी। अब डीजीपी ने अपनी इंक्वायरी शुरू की तो होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट सौंप दी और कहा कि राठौड़ पर केस होना ही चाहिए। होम सेक्रेटरी ने ये बात होम मिनिस्टर तक तो पहुंचाई, लेकिन होम मिनिस्टर इसे मुख्यमंत्री तक कभी लेकर ही नहीं गए। उल्टा जे.के. दुग्गल को उनके पद से हटा दिया गया।
इस रिपोर्ट में एक और बात सामने आई कि इस केस के खुलने के बाद एक एक्स एमएलए, एक पूर्व विधायक ने कुछ लोगों से कहकर जानबूझकर रुचिका के घर के बाहर उसके और उसके परिवार के खिलाफ नारे लगवाए थे। अन्याय की तो अभी शुरुआत ही हुई है। राठौड़ के खिलाफ इंक्वायरी होने के 2 हफ्ते बाद रुचिका को स्कूल से निकाल दिया गया। जिस स्कूल में रुचिका पहली क्लास से पढ़ रही थी, उस स्कूल ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वजह बताई गई फीस का जमा ना होना। कहा गया कि स्कूल से रुचिका को इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उसकी फीस जमा नहीं है, जबकि सच्चाई ये थी कि स्कूल वालों ने रुचिका की फीस लेने से ही मना कर दिया था। स्कूल के ब्रोशर तक में ये साफ लिखा था कि अगर कोई स्टूडेंट फीस नहीं दे पाता है तो उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, निकाला फिर भी नहीं जाएगा। लेकिन पैसा और ताकत के आगे भला किसी की कहां चल पाई है। तो रुचिका उस स्कूल की ऐसी पहली स्टूडेंट बन गई जिसे फीस ना भरने का हवाला देकर स्कूल से निकाल दिया गया। यह खास बात यह भी है कि रुचिका की ही क्लास में राठौड़ की बेटी भी पढ़ती थी। आरोप लगे कि इसी कारण रुचिका को स्कूल से निकलवा दिया गया है। अब स्कूल से निकाले जाने के बाद और इतना तमाशा होने के बाद रुचिका अब घर ही रहा करती थी। आरोप है कि राठौड़ ने कुछ पुलिस वाले प्लेन कपड़ों में रुचिका के घर के बाहर भी लगाए थे ताकि उसके परिवार पर वो नजर रख सके। राठौड़ चालों पर चाले चल रहा था, लेकिन रुचिका का परिवार तब भी मजबूत खड़ा रहा था। उसके परिवार को लग रहा था कि न्याय देर सवेर मिल ही जाएगा। शुरुआत में जितने लोग रुचिका के पिता के साथ खड़े रहने की बात कर रहे थे, अब वो एक एक कर रुचिका का साथ छोड़ने लगे, उसके परिवार का साथ छोड़ने लगे। किसी को डराया गया तो किसी को खरीद लिया गया। सिर्फ एक परिवार हमेशा रुचिका के परिवार के साथ खड़ा रहा था, वो था उसकी दोस्त आराधना का परिवार। आराधना के पिता आनंद प्रकाश चीफ इंजीनियर के तौर पर सरकारी ऑफिस में काम करते थे। उनका एक स्पॉटलेस रिकॉर्ड था, एक भी दाग नहीं था। लेकिन जैसे ही राठौड़ को पता चला कि आनंद प्रकाश भी रुचिका की और उसके परिवार की मदद कर रहे हैं, तो राठौड़ ने उनके खिलाफ 20 कंप्लेंट दर्ज कराई, जबरदस्ती की इंक्वायरी खुलवाई, जिसके बाद आनंद प्रकाश को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया, यहाँ तक कि डिमोट भी कर दिया गया। एक चीफ इंजीनियर को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना दिया गया। जब आनंद प्रकाश ने अपनी लड़ाई जारी रखने का ही ठाना तो इसके बाद उन्हें जल्दी रिटायर भी कर दिया गया। हालांकि आनंद के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जितने भी फर्जी इंक्वायरी चली, आनंद ने सभी का डटकर सामना किया और सारे मामलों को कोर्ट ले गए और कोर्ट में एक एक कर सारी कंप्लेंट खत्म होती चली गई। इन सब के बावजूद भी आप सोचिए कि राठौड़ के खिलाफ केस दर्ज ही नहीं हो रहा था। कदम कदम पर वो रुचिका को, उसके घर वालों को, आराधना को, उसके घर वालों को परेशान करता रहा। इस दौरान रुचिका के पापा को भी नौकरी से निकाल दिया गया। उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाए गए। इतना ही नहीं, रुचिका के 11 साल के भाई के खिलाफ ऑटो और गाड़ी चोरी करने का आरोप लगाया गया। एक रोज सितंबर 1993 को रुचिका के भाई आशु को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और एक जगह ले जाकर उसे बुरी तरह पीटा। उसे धमकाया कि अपनी बहन और पिता से कहे कि ये केस वापस ले ले। आशु ने खुद बताया था कि इसके बाद वहां राठौड़ पहुंचा था और एक बार फिर उसके सामने उसे टॉर्चर किया गया। उसके पैरों पर एक तरह के बड़े बड़े रोलर कई बार चलवाए गए। इसके बाद आशु को वापस घर ले जाया गया और रुचिका के सामने दोबारा पीटा गया। धमकी दी गई कि अगर ये केस वापस नहीं लिया गया तो रुचिका और उसके पिता का भी वही हाल होगा जो आशु का हुआ है। रुचिका इस दौरान बिल्कुल टूट गई थी। अपने भाई की चोटें देखकर, उसकी हालत देखकर रुचिका को उस दिन पर पछतावा होने लगा था जब वो उस शाम टेनिस खेलने के लिए राठौड़ के ऑफिस में चली गई थी। इसके बाद थोड़ा और टाइम बीता। हालांकि कुछ ही महीने बाद 11 नवंबर को एक बार फिर आशु को किडनैप किया गया और इस बार उसे कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। उसे इतना मारा गया कि जब वो घर लौटा तो चल तक नहीं पा रहा था। बताया गया कि उससे जबरदस्ती एक कोरे कागज पर साइन कराए गए, जिसे बाद में उसके कन्फेशन के तौर पर यूज किया गया कि उसने 11 कारें चोरी की थी।
रिपोर्ट्स हैं कि 6 अप्रैल 1992 से लेकर 4 सितंबर 1993 तक पुलिस ने आशु के खिलाफ कुल 6 एफआईआर दर्ज की थी। अन्याय और क्रूरता की कहानी अभी आधी ही बीती है। बताया जाता है कि इसके बाद एक दिन आशु को उसके इलाके में हथकड़ी पहनाकर बिना कपड़ों के घुमाया गया था और वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद 28 दिसंबर 1993 को रुचिका ने थक हार कर आत्महत्या कर ली। राठौड़ ने रुचिका की मौत के बाद भी उसकी लाश को इज्जत नहीं दी। रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी साइन कराए गए, जिन्हें बाद में कोर्ट में उन्हीं के खिलाफ यूज भी किया गया। बहन की मौत के बाद आशु घर लौटा था। रुचिका की मौत के कुछ ही समय बाद राठौड़ के खिलाफ इंक्वायरी जो चली थी उसे बंद कर दिया गया और 1994 को उसका प्रमोशन हो गया। रुचिका की मौत और राठौड़ के प्रमोशन के बाद आशु को भी जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। थक हार कर बाप बेटे अपना घर छोड़कर चले गए और एक गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। हालांकि आशु के खिलाफ सारे केस कोर्ट में गए और हर एक केस में उसे बरी कर दिया गया। इधर आराधना के पिता ने इस लड़ाई को जारी रखा और जी जान से कोशिश करते रहे और आखिरकार 1999 में कोर्ट में ये मामला पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर दिसंबर 1999 में राठौड़ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 9 साल बाद पीड़िता के मर जाने के बाद एक शख्स के खिलाफ महज एक केस दर्ज हुआ। सीबीआई को जांच सौंपी गई। कुछ टाइम के बाद सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट फाइल की, जहां राठौड़ को आरोपी बनाया गया। आरोप था मॉलेस्टेशन का, न आत्महत्या के लिए उकसाने का, न आशु के साथ बदसलूकी करने का और अमानवीय बर्ताव करने का, सिर्फ एक आरोप मॉलेस्टेशन का। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और इस दौरान राठौड़ को कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा। परिवार के मन में न्याय की आस जगी। केस चला, सुनवाई हुई और लंबे केस के बाद फैसला आया। ये फैसला किसी की मौत पर मजाक से कम नहीं था। राठौड़ को महज 18 महीने की सजा मिली थी। ये सजा भी उसे काटनी नहीं पड़ी क्योंकि वो सीनियर सिटीजन था और केस की सुनवाइयों के दौरान ही 6 महीने वो जेल में काट चुका था। बताया ये भी जाता है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान रुचिका के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। उसको स्कूल से निकाला जाना उसके कैरेक्टर का ही पार्ट बताया गया। रुचिका का परिवार जहां एक तरफ अब हार मान चुका है, लेकिन फिर से इस लड़ाई को जारी रखने की बात कही जा रही है। रुचिका की जो दोस्त है आराधना, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं इस केस को दोबारा खोलने की और सही तरीके से राठौड़ को सजा दिलवाने की। तो एक लड़की को मोलेस्ट किया जाता है, उसके परिवार को टॉर्चर किया जाता है और आरोपी हर सरकार में प्रमोशन पाता रहता है। उसके खिलाफ 9 साल बाद केस दर्ज होता है, इंक्वायरी शुरू होती है, कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो सजा के टाइम पर वो तुरंत छूट भी जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में कहा जाने वाला एक पॉपुलर डायलॉग है कि सिस्टम सड़ चुका है और ये कभी नहीं बदल सकता। और इस केस में इस लाइन का एक एक शब्द सही साबित भी हुआ है। तो इस पूरे केस को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इस अन्याय की कहानी पर आपका क्या कहना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।